एक शख्स पर अपनी पत्नी के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस पति को गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। इतना ही नहीं, 3 महीने बाद इसी कत्ल के मामले में पुलिस उस पति के खिलाफ बाकायदा अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। फिर 4 महीने बाद अचानक नोएडा में एक भूत दिखाई देता है। कुछ लोग उस भूत को पहचान लेते हैं। बाद में पुलिस उस भूत को भी हिरासत में ले लेती है। अब इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो आपके सुनने लायक है। सलवार सूट पहने इन मैडम के बस चलने का अंदाज देखिए। हाथ में मोबाइल है जो कान से लगा है, यानी बातचीत जारी है। मैडम बिंदास सड़क पर चल रही है। तभी अचानक कैमरे के फ्रेम में एक पुलिस अफसर नजर आता है। पुलिस अफसर आगे आगे, मैडम पीछे पीछे। फिर फ्रेम में एक कार की एंट्री होती है। पुलिस अफसर कार का दरवाजा खोलता है और मैडम बैठ जाती है। ये मोबाइल वाली उन्हीं मैडम की दूसरी तस्वीर है। हाथ में अब भी मोबाइल है जो कान से लगा है, यानी बातचीत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस फ्रेम में मैडम के साथ और आगे 3 पुलिस वाले चल रहे हैं। अब चलिए इन मैडम से आपका तारुफ कराता हूं, पर डरिएगा मत। दरअसल ये मैडम एक भूत है। आप चाहें तो आत्मा भी बुला सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा। ये तस्वीर, ये वीडियो भले ही 24 नवंबर 2025 की, पर इन मैडम को मरे हुए अब 4 महीने हो चुके हैं। इन मैडम की मौत तो 3 जुलाई 2025 को ही हो चुकी थी। मौत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे इनका कत्ल हुआ था। और इनका कातिल भी कोई और नहीं, बल्कि इनका अपना पति था। वो पति जो इनके कत्ल के इल्जाम में पिछले 4 महीने से जेल में बंद है। न सिर्फ जेल में बंद है, बल्कि इन्हीं मैडम के कत्ल के इल्जाम में इस पति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक है? तो साहब, पहले इस मजाक की शुरुआत का किस्सा पुलिस के इन बड़े साहब से ही सुन लेते हैं। 4 महीने पहले जिस मैडम का कत्ल हो चुका, उसे यूं घूमता देख जब रिपोर्टर ने पुलिस के इन बड़े साहब से सीधा और मासूम सवाल पूछा कि आखिर मामला है क्या, तो उससे भी कहीं ज्यादा मासूमियत से पुलिस वाले इन बड़े साहब ने क्या खूब जवाब दिया। जवाब सुनकर एक पल को तो रिपोर्टर भी चकरा गया कि साहब सचमुच पुलिस वाले हैं या कोई नेता या फिर मंत्री। इनका कहना था कि इस जिंदा मुर्दा भूत की कहानी दरअसल तब की है जब इन्होंने इस थाने में अपना पदभार ग्रहण ही नहीं किया था। लीजिए इनका जवाब आप भी मुलाहिजा फरमाइए। ये हमारे पदभार ग्रहण से पहले का मामला है। खैर, इनके पदभार ग्रहण को रहने देते हैं और अब खुद ही इस जिंदा या मुर्दा मैडम की कहानी का सच समझते हैं। 4 महीने पुरानी इस मुर्दा मैडम का एक नाम है, गुंजा। गुंजा बिहार के मोतिहारी जिला की रहने वाली। इसी साल मार्च में गुंजा की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले रंजीत कुमार से होती है। शादी को 4 महीने बीत जाते हैं। फिर आती है 3 जुलाई की रात। वो रात जब सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई थी। तारीख इस पर भी लिखी हुई है, वक्त भी है, रात 12:07। तेज कदमों से कैमरे से बाहर निकलने वाली ये कोई और नहीं, वही जिंदा मुर्दा गुंजा है। इस कैमरे के फ्रेम से निकलने के साथ ही अब गुंजा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। उधर देर रात गुंजा के पति रंजीत को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। हर तरफ ढूंढा, सुबह तक खबर ससुराल भी पहुंच गई, पर गुंजा कहीं नहीं मिली। फिर पति रंजीत समेत पूरा परिवार इसी अरेराज थाने पहुंच गए और गुंजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। रंजीत पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर के बारे में भी बताता है, मगर पुलिस तो पुलिस है। उनकी तफ्तीश में कोई और दखल दे या कोई उन्हें ये बताए कि कैसे जांच की जानी है, तो भला उन्हें बुरा तो लगेगा ही।
सो यहाँ की पुलिस ने भी अपना काम करने की बजाय उल्टे रंजीत पर ही ये जिम्मेदारी डाल दी कि वो अपनी बीवी गुंजा को ढूंढकर पुलिस के सामने पेश करे। उधर इस बीच हुआ ये कि गुंजा के घर वालों ने उल्टे रंजीत पर ही दहेज की वजह से अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश कहीं छुपा देने का इल्जाम लगा दिया। खुंदक खाई पुलिस को और क्या चाहिए था। रंजीत की बीवी को ढूंढने की बजाय 9 जुलाई को सिर्फ गुंजा के घर वालों की एक शिकायत पर उल्टे रंजीत को ही गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम ये कि उसने अपनी बीवी को किडनैप किया, उसका कत्ल किया और फिर लाश कहीं छुपा दी। पुलिस कोई मदद नहीं किया? नहीं, मदद नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि बोल खोज के दीजिए, खोज के दीजिए। पुलिस क्या करे? कह रहे थे कि नहीं अब आप लोग बोल आप हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मुआ है भाई, घर से भागी है और तो खोजिए। मैंने सबूत दिए फिर पुलिस कोई मदद नहीं किया? उसमें हमारा मतलब लोग कह रहा था तो जहाँ जहाँ मिल रहा था तहाँ लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से भाग जा रहे थे। ठीक। अब रंजीत जेल जा चुका था, पर कमाल पुलिस कि जिस गुंजा के कत्ल के इल्जाम में रंजीत को जेल भेजा, उस गुंजा की लाश तक पुलिस नहीं ढूंढ नहीं पाई। शायद ये कहना गलत होगा, असल में कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। 3 जुलाई की रात की सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें साफ बता रही थी कि गुंजा अपनी मर्जी से घर से गई है, वो भी रात के अंधेरे में। जब वो जा रही है तब कैमरे में दूसरा कोई शख्स है ही नहीं। रंजीत घर के अंदर ही था, पर इतना बड़ा और पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस ने गुंजा को मुर्दा मान लिया और उसके पति को कातिल। इधर बेटे के जेल जाते ही पूरा घर बर्बाद होना शुरू हो गया। इज्जत के साथ साथ मुकदमेबाजी ने जमा पूंजी को भी नजर लगा दी। रंजीत को जेल गए हुए 3 महीने हो चुके थे। इस मुद्दत में पुलिस ने बड़ी खूबसूरत कहानी बुनकर चार्जशीट की शक्ल में उसे अदालत में पेश भी कर दिया। अब बस ट्रायल शुरू होना बाकी था। मामला कत्ल का था, फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो पक्की थी। पर फिर तभी बिहार के इस मोतिहारी से कई 100 किलोमीटर दूर नोएडा में 24 नवंबर को अचानक एक भूत दिखाई देता है। इन्हीं मैडम का भूत। इत्तेफाक से मुर्दा मैडम के जिंदा होने की खबर मोतिहारी रंजीत के घर और पुलिस तक पहुंचती है। 4 महीने से जेल में बंद रंजीत की बेगुनाही का परवाना यही मुर्दा भूत थी। रंजीत के घर वाले मोतिहारी पुलिस के साथ अब जल्द से जल्द नोएडा पहुंचकर मुर्दा से जिंदा हो चुकी गुंजा को वापस गांव ले जाना चाहते थे, ताकि उनका बेटा जेल से बाहर आ जाए। पर यहाँ भी कमाल देखिए, देर से पदभार ग्रहण करने वाले इस थाने के इन बड़े साहब ने रंजीत के घर वालों से कहा नोएडा दूर है, लिहाजा वहां तक जाने के लिए सफर और गाड़ी का इंतजाम आप लोगों को ही करना होगा। हम बस आपके साथ पर्यटक बनकर चल पड़े। देखिए पता तो लगा है कि दिल्ली जाना है, तो हम कहते चलिए हम भी चलते हैं, नहीं तो वो आदमी भेजते हैं उसको पकड़ कर लाया जाए। बोले कि ठीक है चलिए, भेजे एक बार। दिल्ली जाने का खर्चा वगैरह भी आपको गाड़ी जोड़ कर दिया। आप अपना गाड़ी दिया? खर्च अपना किया? गाड़ी जोड़ कर हम अपने। कितना पैसा लगा था? गाड़ी में लगा 15-16 हजार रुपये का डीजल लगा। कई बार गए थे? एक बार दिल्ली गए हैं। देर से पदभार ग्रहण करने वाले पुलिस के ये साहब शायद भूल बैठे थे कि केस की तफ्तीश के दौरान कहीं आने जाने या सफर के लिए पुलिस विभाग में अलग से बजट होता है, जो उन्हें सरकार देती है। खैर, साहब लोग मुफ्त की गाड़ी में मुफ्त का खाना खाते हुए मोतिहारी से सड़क के रास्ते नोएडा पहुंचते हैं। यही उन्हें 4 महीने पहले मर चुकी गुंजा जिंदा मिलती है। अब सवाल ये था कि गुंजा मुर्दा से जिंदा कैसे हो गई? तो कहानी वही पुरानी है। असल में गुंजा गांव में पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी, पर घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ रंजीत से उसकी शादी करा दी। लेकिन शादी के बाद भी गुंजा और उसके प्रेमी के बीच रिश्ता कायम रहा। फिर इन दोनों ने मिलकर हमेशा के लिए मिलने की एक तरकीब निकाली। तरकीब ये थी कि गुंजा एक रात अंधेरे में अपने घर से गायब हो जाएगी और फिर दोनों नोएडा में रहेंगे और वहीं अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। क्योंकि गुंजा का प्रेमी नोएडा में ही जॉब करता है। तरकीब काम कर गई। 4 महीने से दोनों साथ थे। और इसमें जो लड़की जो गायब हुई
उसके माता पिता कहीं पे उनको फोटो वगैरह ये सब प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ये थाना पर आके बताया कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए हैं। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और रेराज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लड़की नोएडा में क्या अपने प्रेमी के साथ रह रही थी? जी जी, प्रेमी के साथ पकड़ाई है। पर इन सब के बीच बेचारा रंजीत खामखा पिछले 4 महीने से एक ऐसे कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद था जो उसने किया ही नहीं, बल्कि कभी हुआ ही नहीं था। अब सवाल यह है कि गुंजा और उसके प्रेमी को जिंदा होकर भी मुर्दा बनने के लिए कानून किसी न किसी धारा में तो लपेट ही देगी। आगे तो पुलिस को अब करना चाहिए, एक रिपोर्ट देना चाहिए कि इनोसेंट व्यक्ति जेल में चला गया और उस महिला के खिलाफ और उसके आशिक के खिलाफ चार्जशीट करना चाहिए अपहरण का। पुलिस को यही करना चाहिए। ये उसको न्यायिक अभिरक्षा में जो भेजा गया है पुलिस के द्वारा पकड़कर, उसको मुक्त करे माननीय न्यायालय। इसका आशय का एक प्रार्थना पत्र पुलिस को भेजना चाहिए, त्वरित तरीके से भेजना चाहिए। उनका स्टेटमेंट, वह विक्टिम का स्टेटमेंट कराना चाहिए माननीय न्यायालय के समक्ष और उसके बाद चार्जशीट उस पर करे। पर क्या इस अरेराज थाने में देर से पदभार ग्रहण करने वाले इन साहब और इनके बाकी साथियों को कानून की धाराओं में लपेटकर इन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए? सोचिएगा जरूर। सचिन पांडे, मोतिहारी, आज तक।